नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हम बात कर रहे थे परीक्षा वाणी का अध्याय 8 उत्तराखंड मिट्टी कृषि पशुपालन एवं सिंचाई के बारे में। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा कृषि। कृषि उत्तराखंड एक कृषि प्रधान राज्य है दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं। यहाँ की 69.77 यानी 69.77% आबादी गाँव में निवास करती है। क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तराखंड के कितने प्रतिशत आबादी के लोग गांव में निवास करती है। तो ध्यान देना है 69.77 यानी 69.77% आबादी गांवों में निवास करती है, जो कि प्राथमिक क्षेत्र कृषि जड़ी बूटी वन आदि में नियोजित है। तो यहाँ की जो है अधिकतर जो ग्रामीण आबादी है वो किस पर निर्भर करती है? प्राथमिक क्षेत्र कृषि जड़ी बूटी वन आदि पर जो है निर्भर है। मतलब हमारी जो गांव की जनसंख्या है वो जो है अधिकतर लोग जो है कृषि जड़ी बूटी और वनों से जो है अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है नहीं। और राज्य में भू सुधार एवं भू प्रबंध की अगर बात करें तो ब्रिटिश काल से पूर्व राज्य में जो भी भू बंदोबस्त किए गए वे सभी मनुस्मृति पर आधारित थे। अंग्रेजों से ठीक पूर्व 1812 में गोरखा काल में भू बंदोबस्त कराया गया था। इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन आ सकता है कि अंग्रेजों भू बंदोबस्त कब कराया गया था? तो अंग्रेजों से ठीक पहले जो है 1812 में गोरखा काल में जो है भू बंदोबस्त कराया गया था। 1812 में जो है भू बंदोबस्त कराया गया था अंग्रेजों से ठीक पहले जो है गोरखा काल में। और ब्रिटिश काल का पहला भूमि बंदोबस्त 1815 और 16 में हुआ। तो इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक भी जो है, ब्रिटिश काल का पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? तो ये हुआ था 1815 और 16 में। ध्यान देना है दोस्तों, ब्रिटिश काल का पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? तो 1815-16 में जो है ब्रिटिश काल का पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था दोस्तों। बात करते हैं तब से लेकर अब तक राज्य में कुल 12 भूमि बंदोबस्त हो चुके हैं। और जो है ब्रिटिश काल से लेकर अब तक जो है हमारे राज्य में 12 भूमि बंदोबस्त हो चुके हैं दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं 1815 में गार्डनर के नियंत्रण में कुमाऊं में तथा 1816 में ट्रेल के नियंत्रण में गढ़वाल में भू बंदोबस्त हुआ। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से महत्वपूर्ण की पॉइंट बन रहे हैं दोस्तों कि जो है पहला भूमि बंदोबस्त किसके नियंत्रण में हुआ था? तो 1815 में गार्डनर के नियंत्रण में कुमाऊं में और 1816 में ट्रेल के नियंत्रण में गढ़वाल में भूमि बंदोबस्त हुआ था। तो 1815 का जो भूमि बंदोबस्त हुआ था दोस्तों वो गार्डनर के नियंत्रण में हुआ था कुमाऊं में। और 1816 में जो है जो भूमि बंदोबस्त हुआ था वो ट्रेल के नियंत्रण में हुआ था गढ़वाल में। इम्पोर्टेंट है, भूमि बंदोबस्त हुआ और भू राजस्व के बाद 85.19 5 रुपये तक किया गया। ब्रिटिश काल का नौवां व सबसे महत्वपूर्ण भू बंदोबस्त 1863-73 में हुआ था। और ब्रिटिश काल का जो है नौवां व सबसे महत्वपूर्ण भू बंदोबस्त की अगर बात करें तो ये 1863 और 73 में हुआ था दोस्तों, जो कि GE विकेट की अध्यक्षता में होने के कारण विकेट बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि विकेट बंदोबस्त के नाम से कौन सा भूमि बंदोबस्त जाना जाता है? तो विकेट बंदोबस्त के नाम से नौवां और सबसे महत्वपूर्ण भूमि बंदोबस्त जो कि 1863 और 73 में हुआ था। 1863 और 73 में हुआ था, जो कि किसकी अध्यक्षता में हुआ था? GE विकेट की अध्यक्षता में हुआ था। GE विकेट की अध्यक्षता में, ध्यान देना है दोस्तों। इसके बाद विकेट बंदोबस्त में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया गया। इस बंदोबस्त में पर्वतीय भूमि को 5 वर्गों तालाबों, उपजाऊ, अव्वल, उपराऊ, दोयम, इजरान व कंटील में बांटकर खेतेदारों को उनकी भूमि का सटीक लेखा जोखा, खसरा, खतौनी एवं सबरा उपलब्ध कराया गया था। तो विकेट बंदोबस्त में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया गया था दोस्तों। और इस बंदोबस्त में पर्वतीय भूमि को जो है 5 वर्गों में बांटा गया था। तो ये 5 वर्ग हैं दोस्तों: तलाऊ, उपराऊ, अव्वल, उपराऊ, दोयम, अव्वल, उपराऊ, दोयम और इजरान व कंटील में बांटकर खेतेदारों को उनकी भूमि का सटीक लेखा जोखा, खसरा, खतौनी एवं सबरा उपलब्ध कराया गया था। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो ब्रिटिश शासनकाल का 11वां और अंतिम भूमि बंदोबस्त 1928 में केवल गढ़वाल मंडल में इवटसन के
इबर्टसन के नेतृत्व में संपन्न हुआ था। इम्पोर्टेंट है तो ब्रिटिश शासनकाल का 11वां अंतिम भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? 1928 में हुआ था। ब्रिटिश शासनकाल का 11वां और अंतिम भूमि बंदोबस्त हुआ था दोस्तों 1928 में, जो कि गढ़वाल मंडल में इबर्टसन के नेतृत्व में संपन्न हुआ था। इसके बाद बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद 1960-64 तक संपन्न 12वें बंदोबस्त में मात्र भू अभिलेखों को अत्यावधिक करने तक सीमित रहा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 से 1/8 एकड़ तक के जोतों को भू राजस्व की देनदारी से मुक्त कर दिया था, जिस कारण इस क्षेत्र के 90% किसान भू राजस्व की देनदारी से मुक्त हो गए। भू राजस्व से मुक्ति मिलने के कारण बड़ी संख्या में ग्रामीण युवक खेतों को पारती छोड़कर मैदानों की ओर पलायन करने लगे। अतः बंजर और पारती खेतों की संख्या बढ़ने लगी और खाद्यान्न में आत्मनिर्भर क्षेत्र आयातकर्ता बन गया दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। गठन से ठीक पूर्व राज्य में सक्रिय जोतें 9.26 लाख थी। यानी उत्तराखंड राज्य का जब गठन नहीं हुआ था उससे पूर्व जो है जो कुल जोतें थी, मतलब जो जोतने योग्य भूमि थी हमारे राज्य में, वो कितनी थी? 9.2 लाख जोतें जो है सक्रिय जोतें 9.26 लाख थी, जो अब 3.5% घटकर 8.91 लाख रह गई है। अतः 35,000 जोतें प्रति एवं बंजर में तब्दील हो गई हैं। यह पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक हो रहा है, अतः ज़रूरत है कि नए सिरे से भू बंदोबस्त किया जाए और जो खेतदार भूमि छोड़कर गायब हैं, सरकार उनके भूमि को अधिग्रहित कर भूमिहीनों को वितरित करे तथा वन पंचायतों को वनीकरण हेतु सुपुर्द कर दे। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। राज्य में कृषि भूमि नापने के लिए नाली या मुट्ठी पैमाने का प्रयुक्त होता है, जो कि आप सभी लोग जानते हो दोस्तों। एक नाली होती है 200 वर्ग मीटर के तथा 50 नाली बराबर 1 हेक्टेयर यानी 10,000 वर्ग मीटर होता है। 10,000 वर्ग मीटर होता है। ध्यान देना है दोस्तों कि जो है हमारे राज्य में भूमि नापने के लिए नाली व मुट्ठी पैमाने का प्रयोग होता है। नाली या मुट्ठी पैमाने का प्रयोग किया जाता है। एक नाली में जो है एक नाली 200 वर्ग मीटर के एक नाली जो है 200 वर्ग मीटर के तथा 50 नाली बराबर 1 हेक्टेयर यानी 10,000 वर्ग मीटर होता है। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि एक नाली बराबर कितना वर्ग मीटर होता है। तो एक नाली जो है 200 वर्ग मीटर के बराबर होती है और 50 नाली 1 हेक्टेयर यानी 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होती है। इसके बाद बात करते हैं पर्वतीय कृषि भूमि के प्रकार के। पर्वतीय कृषि भूमि के प्रकार की अगर बात करें तो राज्य के मैदानी भागों में कृषि भूमि का विभाजन मिट्टी की प्रकृति के आधार पर किया जाता है, जबकि पर्वतीय भागों में सिंचाई की सुविधा के अनुसार। यानी जो हमारे उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड राज्य के जो मैदानी भाग हैं उसमें कृषि का भूमि विभाजन जो है मिट्टी की प्रकृति के आधार पर किया जाता है। मिट्टी के जो है किस टाइप की है उस टाइप से जो है भूमि का विभाजन किया जाता है। जबकि पर्वतीय भागों की अगर बात करें तो पर्वतीय भागों में सिंचाई की सुविधा के अनुसार भूमि का वर्गीकरण किया जाता है। पर्वतीय भागों में 3 प्रकार की भूमि मिलती है, जैसे कि हम सभी जानते हैं दोस्तों। तलाव भूमि की अगर बात करें दोस्तों, यह भूमि घाटी के तलों में मिलती है। यानी जो घाटी होती है उनके तलों वाली भूमि को क्या बोलते हैं? तालाब भूमि बोलते हैं, जहाँ सिंचाई की सर्वोत्तम व्यवस्था होती है। तालाब मीन्स तालाबों से ही पता चल रहा है कि जो है यहाँ सिंचाई की जो है सर्वोत्तम व्यवस्था रहती है। तालाब भूमि में यह भूमि उपराऊ भूमि से 3 गुना अच्छी मानी जाती है। तो तालाब भूमि जो है उपराऊ भूमि से 3 गुनी अच्छी मानी जाती है दोस्तों। इसके बाद उपराऊ भूमि की अगर बात करें तो यह सिंचित भूमि ऊपरी भागों में मिलती है। असिंचित भूमि, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यह असिंचित भूमि ऊपरी भागों में मिलती है। यानी ऊपरी भागों में मतलब इसके 2 वर्ग होते हैं, उपराऊ अव्वल और उपराऊ दोयम में बांटा गया है। उपराऊ अव्वल की अगर बात करें तो उपराऊ अव्वल जो है उपराऊ दोयम से 1.5 गुना अच्छी होती है। तो उपराऊ अव्वल यानी जो ऊपर वाली ज़मीन होती है वो उपराऊ दोयम से जो है 1.5 गुना अच्छी होती है बोल रहा है। जबकि उपराऊ दोयम जो है इजरान भूमि से 2 गुना उत्तम होती है। अगर इजरान भूमि की अगर बात करें तो वनों के बीच या किनारे की अपरिपक्व पथरीली भूमि को इजरान कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है कि वनों के बीच या किनारे की अपरिपक्व भूमि को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन दे देगा कुछ भी उसमें से, और तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा इजरान भूमि। तो यानी वनों के बीच या किनारे की अपरिपक्व पथरीली भूमि को क्या बोलते हैं दोस्तों? इजरान बोलते हैं।
बाकी बात करते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में गांवों के समीप की भूमि को घरिया, गांव के मध्य की भूमि को बिचलिया व वनों से लगी भूमि को बुनिया कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, देखो महत्वपूर्ण पॉइंट कहीं से भी बन सकते हैं दोस्तों। तो पर्वतीय क्षेत्रों के गांवों के समीप की भूमि को क्या बोलते हैं? घरिया, घरिया गांव, घरिया बोलते हैं। यानी पर्वतीय क्षेत्रों के में गांवों के समीप की भूमि को, यानी जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, उनके जो गांवों के समीप की जो ज़मीन है उसको बोलते हैं घरिया। क्या बोलते हैं? घरिया। और गांव के मध्य की भूमि को बिचलिया बोलते हैं। और गांव की जो है जो मध्य की भूमि होगी उसको बोलते हैं बिचलिया। और जो वनों से लगी भूमि होती है उसको बोलते हैं बुनिया। बुनिया कहा जाता है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, ये महत्वपूर्ण पॉइंट जो है कहीं से भी आयोग दे सकता है। तो वनों से लगी भूमि को बोलते हैं बुनिया। और पर्वतीय क्षेत्रों के गांवों के समीप भूमि को घरिया, मैंने बता ही दिया आपको। और मध्य भूमि को बिलचा बोलते हैं और वनों से लगी भूमि को बुनिया कहा जाता है। बाकी अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की दोस्तों। तो खेतों के प्रकार, यानी कितने प्रकार के खेत हमारे जो है उत्तराखंड राज्य में पाए जाते हैं। तो विषम भौगोलिक परिस्थितियां एवं अन्य कारणों से राज्य में कई प्रकार की खेती की जाती है। तो विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं हमारे उत्तराखंड राज्य में, और अन्य कई कारणों से हमारे राज्य में जो है कई प्रकार की खेती की जाती है। तो बात करते हैं पहले प्रकार की खेती, तो समोच्च खेती। समोच्च खेती की अगर बात करें दोस्तों, इसे कंटूर फार्मिंग भी बोलते हैं। कंटूर फार्मिंग क्वेश्चन आ सकता है कि कंटूर फार्मिंग किसे कहते हैं। तो समोच्च खेती को क्या बोलते हैं? कंटूर फार्मिंग कहते हैं दोस्तों। ढाल के ऊपर ही ऊंचाई से अलग अलग दो बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को कंटूर कहते हैं। जब पहाड़ी ढालों के विपरीत कंटूर रेखा पर खेती की जाती है तो उसे कंटूर या समोच्च खेती कहते हैं। इस विधि से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में नमी सुरक्षित रहती है, और जबकि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भूक्षरण कम हो जाता है। तो कंटूर खेती को हमने पढ़ लिया दोस्तों। इसके बाद पढ़ते हैं श्रेणीदार खेत। तो श्रेणीदार खेतों से तो हम सभी रूबरू हैं ही। तो हमारे उत्तराखंड राज्य में अधिकतर जो है श्रेणीदार खेत ही पाए जाते हैं। तो जब भूमि अधिक ढालू होती है तब इस विधि से कृषि की जाती है। तो ढालू भूमि के लिए जो है इस प्रकार के खेत बनाए जाते हैं, बोल रहे हैं। तो इसमें ढाल को श्रेणियों के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है और उन श्रेणियों पर आड़ी जुताई करके कृषि की जाती है। तो आड़ी जुताई करके जो है खेती करते हैं हम सभी लोग, जो है उत्तराखंड से बिलोंग करने वाले लोग। तो इसके बाद देखते हैं स्थानांतरणशील खेती। स्थानांतरणशील खेती की अगर बात करें तो इसे झूमिंग खेती भी कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है, कहीं से भी बन सकता है क्वेश्चन, कि जो है स्थानांतरणीय खेती को क्या कहते हैं। तो झूमिंग खेती भी कहते हैं इसको, झूमिंग खेती। राज्य की कुछ आदमी जातियां इस प्रकार की खेती करती हैं। इसमें सर्वप्रथम किसी स्थान का चुनाव कर उस स्थान के झाड़ियों को साफ किया जाता है और कुछ वर्षों तक उसमें कृषि की जाती है। उर्वरकता समाप्त होने पर स्थान को बदल दिया जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है, झूमिंग खेती यानी स्थानांतरणशील खेती, जो इसमें बंजर भूमि में जो भी झाड़ियाँ रहती हैं उनको साफ कर दिया जाता है दोस्तों। और कुछ वर्षों के बाद जो, अगर कुछ वर्षों तक उसमें खेती की जाती है, अगर उर्वरकता ख़त्म होगी तो वहाँ से चले जाते हैं लोग, मतलब उस पर खेती बंद करना जो है बंद कर दिया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो दोस्तों फलोत्पादन की यहाँ पर जो है बात करेंगे हमारे राज्य में। तो फलोत्पादन राज्य में रबी एवं खरीफ फसलों की खेती अधिक और जायद की अपेक्षा कम की जाती है। तो हमारा जो उत्तराखंड राज्य है इसमें जो है रबी एवं खरीफ की फसलों की खेती ज़्यादा की जाती है। रबी और खरीफ की फसलों की खेती ज़्यादा की जाती है, और जायद की अपेक्षा राज्य में रबी एवं खरीफ फसलों की खेती अधिक और जायद की अपेक्षा कम की जाती है। तो रबी फसलों की बुआई शीत ऋतु की शुरुआत अर्थात अक्टूबर से दिसंबर के मध्य तक। इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि रबी की फसल कब बोई जाती है? शीत ऋतु की शुरुआत में। शीत ऋतु की शुरुआत यानी जाड़ों की शुरुआत में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य तक। और कटाई जो है मार्च अप्रैल में की जाती है। तो अक्टूबर और दिसंबर के मध्य में इसकी बुआई की जाती है रबी की फसल की, और जो है मार्च और अप्रैल में इस फसल को जो है काट दिया जाता है। तो इन फसलों को कम जल और औसत ताप की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, अलसी हो गया, आलू हो गया आदि फसलें आती हैं। तो आजकल जो है शीत ऋतु है,
तो आजकल जो है कौन सी फसल बोई जा रही है दोस्तों, ये जो है जनवरी का महीना है, तो हमने कौन सी फसल बो रखी है, तो गेहूं बो रखी है। तो ये रबी की फसल के अंतर्गत आएंगे। गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, अलसी, आलू, इस प्रकार के फसल ना तो रबी के फसल में आएंगी। इसके बाद बात करते हैं खरीफ की फसलों की। तो खरीफ की फसलें अधिक जल और अधिक ताप चाहने वाली होती हैं। तो खरीफ की फसलें जो है फसलों के लिए जो है अधिक पानी की ज़रूरत होती है और अधिक ताप भी चाहिए होता है। अतः इसकी बुआई मई से जुलाई तक और कटाई सितंबर अक्टूबर तक की जाती है। मई से जुलाई तक जो है खरीफ की फसल की कटाई की जाती है। इसकी बुआई की जाती है मई से जुलाई तक बुआई की जाती है और कटाई जो है सितंबर अक्टूबर तक की जाती है दोस्तों। इसके अंतर्गत अगर बात करें तो चावल यानी धान, कोदो हो गया, कौड़ी हो गया, मडुआ हो गया, झंगोरा हो गया, मक्का हो गया, चौलाई हो गया, उड़द हो गया, तिल हो गया, राजमा हो गया, मूंग हो गया, बाजरा हो गया, इस प्रकार की खेती की जाती है। कब बुआई की अगर बात करें तो ये जो है मई से जुलाई तक इसको बोया जाता है, मई से जुलाई तक, और कटाई जो है सितंबर अक्टूबर तक की जाती है। इसके अंतर्गत जो है चावल, जो धान की खेती करते हैं हम, कोदो की खेती, कौड़े की खेती, मडवे की खेती, झंगोरा, मक्का, चौलाई, उड़द, तिल, राजमा, मूंग, बाजरा आदि फसलें आती हैं। तो कोई भी पूछ सकता है इसमें से, महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसमें से पूछ सकता है, पूछ देगा आयोग कि मक्का जो है कौन सी फसल है, तो रबी की है या खरीफ की है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। तो मक्का जो है खरीफ की फसल है। इसके बाद बात करते हैं राज्य के गढ़वाल मंडल की अपेक्षा कुमाऊं मंडल में कृषि भूमि अधिक है। तो इम्पोर्टेंट है कि राज्य के गढ़वाल मंडल की अपेक्षा कुमाऊं मंडल में अधिक भूमि है दोस्तों। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर गेहूं की खेती की जाती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी खेती की जाती है, तो गेहूं की खेती की जाती है। राज्य के मैदानी भागों में मुख्य रूप से गेहूं, धान, गन्ना, उड़द, मूंग, चना, मटर, सोयाबीन आदि की खेती की जाती है। तो मैदानी भागों में गेहूं, धान, गन्ना, उड़द, मूंग, चना, मटर, सोयाबीन आदि की खेती की जाती है। जबकि पर्वतीय क्षेत्रों की अगर बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों में जो है फसलों के अलावा मांस हो गया, तोर हो गया, गहत हो गया, राजमा, भट्ट, चौलाई, मडुआ, झंगोरा, चीणा, काकुन, उड़द, रयाल, लाल धान आदि फसलों की खेती की जाती है। बात करते हैं दोस्तों गेहूं की। तो गेहूं राज्य का प्रमुख फसल है। क्वेश्चन आ सकता है कि जो है गेहूं कैसा फसल, तो प्रमुख फसल है, तो प्रमुख फसल कोई भी पूछ सकता है। तो गेहूं जो है राज्य का प्रमुख फसल है। इसके लिए दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है और 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए होती है और आरंभ में 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तथा बाद में 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सर्वोत्तम है। उत्तराखंड की कुल कृषि भूमि के लगभग 33% भाग पर गेहूं बोया जाता है। तो ये भी यहाँ महत्वपूर्ण की पॉइंट बन रहा है दोस्तों। यहाँ से उत्तराखंड के कुल कितने प्रतिशत भाग पर जो है गेहूं बोया जाता है, तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो उत्तराखंड के 33% भाग पर जो है गेहूं बोया जाता है। कुमाऊं मंडल में गढ़वाल मंडल की अपेक्षा अधिक क्षेत्र पर गेहूं बोया जाता है। राज्य में प्रमुख गेहूं जिले हैं देहरादून, ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल आदि। तो ये गेहूं उत्पादक जिले हैं हमारे। पहला देहरादून, दूसरा ऊधम सिंह नगर, तीसरा हरिद्वार, चौथा पौड़ी गढ़वाल और पांचवा नैनीताल। चावल की अगर बात करें तो चावल राज्य का द्वितीय प्रमुख फसल है। इसके लिए चिकनी, उपजाऊ एवं मटियार दोमट मिट्टी चाहिए होती है और गर्म जलवायु 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा, और रोपते समय इसको 20 डिग्री सेंटीग्रेड तथा पकते समय 27 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान चाहिए होता है। और उत्तराखंड की कुल कृषि भूमि के लगभग 21.6 भाग पर चावल उगाया जाता है। महत्वपूर्ण है गेहूं या चावल। तो गेहूं की अगर बात करें तो गेहूं जो है उत्तराखंड के कुल कृषि भूमि के 33% भाग पर जो है गेहूं बोया जाता है। और चावल की अगर बात करें तो उत्तराखंड के कुल कृषि भूमि के लगभग 21.6% भाग पर चावल बोया जाता है। उत्तराखंड की कुल कृषि भूमि के 21.6% भाग पर चावल बोया जाता है। महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्रमुख चावल उत्पादक जिले की अगर बात करें तो ऊधम सिंह नगर में जो है सर्वाधिक चावल होता है। ऊधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, टिहरी, पौड़ी, बागेश्वर आदि जो है ये प्रमुख जो है चावल उत्पादक जिले हैं। बाकी अगर बात करें दोस्तों गन्ने की, तो गन्ना राज्य का तृतीय प्रमुख फसल है। हमारे राज्य का तृतीय प्रमुख फसल है गन्ना। इसके लिए जो है चिकनी दोमट मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। अगर मिट्टी
100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है तथा 20 से 26 सेंटीग्रेड तापमान जो है इसके लिए सर्वोत्तम रहता है। उत्तराखंड के कुल कृषि योग्य क्षेत्र के लगभग 6.0 भाग पर गन्ने की खेती की जाती है। तो महत्वपूर्ण है, 33% भाग पर जो है गेहूँ बोया जाता है और जो है 21.6% भाग पर चावल बोया जाता है और 6% भाग पर गन्ने की खेती की जाती है। दोस्तों, गन्ने का जो है उत्पादन मुख्यतः हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर जिलों तक सीमित है। जो है सर्वाधिक अगर गन्ने की बात करें तो हरिद्वार, फिर उसके बाद देहरादून, फिर उसके बाद उधम सिंह नगर जिलों तक सीमित है। सर्वाधिक उत्पादन उधम सिंह नगर में होता है। दोस्तों, महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक उत्पादन गन्ने का जो है सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है, तो ये सर्वाधिक उत्पादन जो है उधम सिंह नगर में होता है। दोस्तों, बाकी बात करते हैं अगले फसल की। तो अगला फसल है हमारा जौ। गढ़वाल मंडल में जौ की खेती ज़्यादा की जाती है। राज्य के पौड़ी, टिहरी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, देहरादून, चमोली, नैनीताल, उत्तरकाशी आदि जिलों में इसकी खेती की जाती है। मक्के की अगर बात करें तो राज्य के प्रमुख मक्का उत्पादक जिले हैं देहरादून, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, पौड़ी, गढ़वाल। और बात करते हैं नेक्स्ट फसल की, मडुआ। मडुए को कोदो या रागी भी बोलते हैं, कोदो या रागी। राज्य के पर्वतीय भागों में मडुए की खेती की जाती है। मडुए की खेती की जाती है पर्वतीय भागों में। और अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल, बागेश्वर प्रमुख मडुआ उत्पादक जिले हैं। तो अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल, बागेश्वर आदि प्रमुख मडुआ उत्पादक जिले हैं। तो वर्तमान में की अगर बात करें दोस्तों, तो मडुए की फसल जो है बहुत कम हो चुकी है हमारे राज्यों में। मडुआ लोग आजकल जो है बहुत कम अ, बो रहे हैं। दोस्तों, बाकी बात करते हैं सरसों की। तो सरसों की खेती के लिए आरंभ में 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान जो है सर्वोत्तम होता है। राज्य के उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी और नैनीताल आदि जिलों में सरसों की खेती की जाती है। उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी और नैनीताल जिलों में सरसों की खेती की जाती है। अगर दालों की अगर बात करें तो राज्य में कलौं, गुरूस, गहत, मास, भट्ट, राजमा, मसूर, चना, उड़द, मटर आदि दालों की खेती की जाती है। राज्य के कुछ दाल उत्पादन का लगभग 70% भाग कुमाऊं के उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ आदि जिलों में उत्पादित किया जाता है। इसके अलावा हरिद्वार, पौड़ी, देहरादून, चमोली आदि जिलों में भी दालों की खेती की जाती है। दोस्तों, इसके बाद सब्जी और मसालों की अगर बात करें दोस्तों, तो राज्य में उत्पादित की जाने वाली सब्जियों में आलू मुख्य है, जो कि प्रायः सभी जिलों में पैदा होती है। इसके अलावा राज्य में फूल गोभी, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, टमाटर, बैंगन, हरा मटर आदि सब्जियों का पर्याप्त उत्पादन होता है। राज्य में तेजपात, मेथी, हींग, धनिया, दालचीनी, इलायची, हल्दी, अदरक आदि मसालों का उत्पादन होता है। अल्मोड़ा के किशन चंद्र जोशी ने विश्व का सबसे ऊंचा मिर्च का पौधा उगाकर गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अल्मोड़ा के हैं किशन चंद्र जोशी जी। उन्होंने क्या किया, मिर्च का जो है सब इतना ऊंचा पौधा उगा दिया कि गिनीज बुक में उनका नाम क्या हो गया है, रिकॉर्ड हो गया है। दोस्तों, गिनीज बुक में नाम रिकॉर्ड हो गया है उनका। तो उस पौधे की ऊंचाई की अगर बात करें तो 6.6 मीटर ऊंचा था। 6.6 मीटर ऊंचाई की अगर बात करें तो 21.64 फीट था। और गोलाई की अगर बात करें तो 3 फीट तो गोल था, 3 फीट गोलाई थी इसकी और फैलाव थी 8.2 फीट। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। तो अल्मोड़ा के किशन चंद्र जोशी हैं जिन्होंने जो है विश्व का सबसे ऊंचा मिर्च का पौधा उगाया था, जिसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो 6.6 मीटर ऊंचा पौधा था। और फीट में अगर इसको बात करें तो फीट में जो है 21.64 फीट का ये पौधा था। और गोलाई जो है 3 फीट की थी। और फैलाव की अगर बात करें तो 8.2 फीट की का फैलाव था इसमें। इसके बाद हम महत्वपूर्ण की पॉइंट्स को और देखेंगे दोस्तों, बागवानी फसलों के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।